ऐसा। तो हमने शुरुआत करी थी मुगल एम्पायर की। जो मुगल एम्पायर जो है वो 1526 से लेकर 1857 तक जो है वो भारत पर जो है वो जिसने जो है वो रूल किया। तो ये पूरी फेज को हमने पढ़ना है। इसको और आसान बनाने के लिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अर्ली मुगल्स और लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स में हमने बात की है 1526 से लेकर 1707, यानी कि बाबर के अराइवल से लेकर टिल औरंगजेब की डेथ तक। देन नेक्स्ट में हम बात करेंगे लेटर मुगल्स की, 1707 से लेकर 1857 तक। इसमें है लेटर मुगल्स, यानी कि वो मुगल्स जो औरंगजेब के बाद हुए। यहाँ पर जो है वो मुगल एम्पायर का जो है वो जो पूरे के पूरे इंडिया पे जिसने रूल किया था, वहां से जो है वो डिक्लाइन शुरू होता है और रीजनल स्टेट्स जो है वो यहाँ पर राइज होती है। तो पहली फेज में राइज, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। दूसरी फेज में डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, हम इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बाबर के साथ, जिसको कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। और कहां कहां से शुरू होती है इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, जिसमें जो है ये क्या करता है उसके बाद तिमरूद डायनेस्टी को जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश करता है, ये याद रखना। बाबर का जो पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है। और ये जो है एक जो कह सकते हैं एक प्रोविंस था फरगना, वहां से ये बिलोंग करता था। कहानी कुछ ऐसी है कि जो आपका दो इंपॉर्टेंट जो ईरान या मुस्लिम वर्ल्ड में दो इंपॉर्टेंट रीजन्स है, एक स्मारकंद और एक है दूसरा हेरत। स्मारकंद और हेरत, कोई भी मुस्लिम एम्परर का ईरान में सेंट्रल एशिया में ये मेन टारगेट होता था कि इन दो रीजन पर कब्जा करना। तो जब बाबर बनता है फरगना का राजा, उसके फादर की डेथ के बाद, उमेर शेख मिर्जा की डेथ के बाद जो है वो जब बाबर राजा बनता है, ठीक है, बाबर एम्परर बनता है या गवर्नर बनता है फरगना का, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो भी डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, स्मारकंद को जीत लेगा। क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में इन दो रीजन्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, हेरत और स्मारकंद, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। फिर यहाँ पर क्या होता है कि एक तरफ तो वो सोचता है कि मुझे ये जीतना है, प्लस दूसरी साइड उसको था चैलेंज रेबिलियन का। क्यों? क्योंकि बाबर तो छोटा था, तो उसके जो अदर जो कह सकते हैं कि लाइक जो पर्सनालिटीज थे जिनकी जो इच्छा थी कि उन्हें थ्रोन चाहिए, उन्हें गद्दी चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, बाबर के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। तो बाबर जो है वो दो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा था, एक तो एक्सपेंशन की कि उसे समरकंद जीतना है, और दूसरा रेबेलियन ग्रुप, ये जो रेबेलियन ग्रुप है इन्हें डिफीट करना है। अब होता क्या है, बाबर क्या करता है, स्मारकंद को जीत जाता है, लेकिन वो फरगना को लूज कर जाता है रेबेलियंस को। फिर वो क्या करता है, फरगना को जीतने की कोशिश करता है लेकिन स्मारकंद को हार जाता है। फाइनली इवेंचुअली क्या होता है, वो दोनों को ही लूज कर जाता है। जब वो दोनों को लूज कर जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, अब वो उसके पास वो राजा तो है लेकिन उसके पास कोई जमीन नहीं है जिसका वो राजा बने। तो फाइनली वो क्या करता है, 1504 में काबुल को जीत लेता है। काबुल यानी कि प्रेजेंट टाइम पे आपका अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान को जीत गया, उसके बाद उसकी नजर पड़ी इंडिया की तरफ कि इंडिया भी समथिंग लाइक ईस्ट में कुछ कोई देश है ईस्ट में, ठीक है, जहां पर जो है वो नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे राजा लोग थे, इनके आपस में यूनिटी नहीं थी। तो यहां से जब उसको ईस्ट का सपना दिखता है, तो सबसे पहले इसमें रीजंस पढ़ते हैं कि क्यों जो है वो भारत में आया। तो भारत की वेल्थ, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, तो वो सोने की चिड़िया की जो वेल्थ थी वो बाबर को अट्रैक्ट करती है। दूसरा ट्रेड रूट्स, खाइबर पास जो अभी पाकिस्तान में है वहां से लेकर बंगाल इधर, ये एक लैंड रूट था। और इस रूट पर जो है वो, इस रूट के थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो एंशियंट टाइम से होता है। तो इस ट्रेड रूट पर जिसने कंट्रोल कर लिया, दैट मीन्स उसने पूरा का पूरा एशिया का ट्रेड जो है वो अपने हाथ में है, एशियन ट्रेड एंड कॉमर्स उसके हाथ में। तो बाबर का इंटरेस्ट इसमें भी था कि वो इसको कंट्रोल करना चाहता था। दूसरा अंपायर एक्सपेंशन, काबुल को उसने जीत तो लिया, वेस्ट में वो नहीं जा सकता था, क्यों? क्योंकि वहां पे रेबेलियन ग्रुप थे। ईस्ट में उसके पास ऑप्शन था क्योंकि यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल वैक्यूम था, क्रिएट हो रखा था, तो यहाँ पर चांसेस थे, तो अंपायर एक्सपेंशन। सेकंड उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि जब जो है आपका इब्राहिम लोधी, जो फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में, जो दिल्ली पर रूल कर रही थी, उसके बाद जो इसका जो फाउंडर था वो सिकंदर लोधी था। जब सिकंदर लोधी के मरने के बाद इब्राहिम लोधी जब राजा बनता है, ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनता है, तो ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड कर देता है। अब सेंट्रलाइज्ड करने का मतलब ये हो गया कि जो इसके सूबेदार है उनको पावर कम देना। तो पहला सूबेदार था इसका जो गवर्नर, इसको हम कहते हैं दौलत खान। दौलत खान ये था पंजाब का। तो इसको कम पावर देता है, तो इसको क्या लगता है कि मुझे कम पावर मिली है, मुझे ज़्यादा पावर चाहिए। और ज़्यादा पावर के लिए ये किसके पास जाता है, बाबर के पास, और उसको बोलता है कि आप आओ, इब्राहिम लोधी को डिफीट करो, ठीक है, इन रिटर्न जो आप बोलोगे वो आपको मिलेगा, आप जो हो मुझे जो है वो एम्प्रर बना देना।
इन शॉर्ट ऐसा समझ लेते हैं। पहला तो ये रीजन हो गया, ठीक है, जिसने इनविटेशन दिया। दूसरा इनविटेशन दिया राणा सांगा ने। अब सिमिलर इंटरेस्ट जैसे दौलत खान के थे वैसे राणा सांगा के भी थे। राणा सांगा जो था वो मेवाड़ का रूलर था, और इसका इंटरेस्ट भी ऐसा था कि ये चाहता था कि ये एम्परर बने दिल्ली का, दिल्ली इसके कंट्रोल में रहे। तो इसने भी इसी कारण जो है वो इन्वाइट किया बाबर को अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। क्लियर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आता है, वो आता है कि जैसे बाबर को टेरिटरी और रिसोर्सेज चाहिए थे, बाबर को रिसोर्सेज चाहिए थे ताकि वो फरगना को दोबारा से जीत सके। तो वो रिसोर्सेज उसको कहाँ से मिलते, भारत से मिलते, तो इसलिए भी उसने भारत पे अटैक किया। तो जब उसने भारत पे अटैक किया थ्रू खैबर पास, ये याद रखना खैबर पास के थ्रू अटैक किया। सबसे पहले उसने पंजाब को कैप्चर किया, और यहाँ का जो गवर्नर था दौलत खान, वो सरेंडर कर देता है, सरेंडर करता है, और उसके बाद बाबर की हेल्प भी करता है। ये याद रखना। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। बाबर के 12,000 ट्रूप्स थे, यानी कि 12,000 की आर्मी थी, और इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख की आर्मी थी, जिसमें 1,000 तो एलिफेंट थे। यहां से विक्ट्री जो है वो बाबर की होती है। और सिग्निफिकेंस अगर हम इस बैटल की बात करें तो सबसे पहला यही है कि यहां से लोधी डायनेस्टी को रिप्लेस किया जाता है, तिमरूद डायनेस्टी जो है वो न्यू डायनेस्टी बनती है। बाबर की जीत का कारण जो था वो रूमी वारफेयर मेथड था। इसको जो है वो तुलगुमा सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि डिफेंसिव मोड ऑफ वारफेयर। इसको मैं इन शॉर्ट समझाता हूं आपको कि जैसे मान लो ये अगर एक पूरी की पूरी फील्ड है, ठीक है, बैटल फील्ड है ये, यहां पर इस तरह से खाइयां खोद देते थे शिफ्टों में, फिर इस खाइयों में जो वो सोल्जर्स होते थे, और ये सोल्जर्स जो है वो गन्स के थ्रू जो है वो डिफेंसिव मोड पे जो अटैक करते थे। तो ये एक अच्छा तरीका था जिससे जो है वो आर्मी का नुकसान जो है वो कम होता था। पहला पॉइंट। दूसरा, उसके बाद इसके पास जो गन पावर थी उसमें दो पर्सनालिटीज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये दो बहुत ब्रिलियंट जो है वो गन पावर में जो है वो बहुत एक्सपर्ट थे, ये याद रखना। उसके बाद साइंटिफिक यूज ऑफ कैवलरी, यानी कि इसके पास जो इसके पास तोपें थी वो छोटी तोपें थी, और वो तोपें जो है वो ऊंटों के ऊपर थी, यानी कि वो जो है वो मूवेबल थी, इधर से उधर मूव करना इजी था। तो देखो अगर मान लो दूसरी अपोजिट साइड से तोप के गोले आ रहे हैं तो उनसे बचने के लिए ऊंट को आप इजीली मूव कर सकते थे। लेकिन अपोजिट साइड में जो बड़ी तोपें थी, ठीक है, जो इब्राहिम लोदी के पास थी, वो डायरेक्ट जो है वो उनकी पोजीशन चेंज करना थोड़ा टफ था, बहुत बड़ी थी। तो इसलिए जो है वो बैटल जो है वो यहाँ पर लूज कर जाता है। फाइनली जब बैटल लूज कर जाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो दिल्ली जीत ली। अब जीतने के बाद शुरुआत होती है एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन की क्यों? क्योंकि उसके इंटरेस्ट जो थे वो इंडिया के रिसोर्सेज पर थे, और रिसोर्सेज को जीतने के, रिसोर्सेज को टेक ओवर करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो पहली लड़ाई आती है बैटल ऑफ खानवा 1527 बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, राणा सांगा ऑफ मेवाड़। इसका रीजन ये था कि जब राणा सांगा ने कहा बाबर को कि आप आओ दिल्ली पे अटैक करो, मैं आपकी मदद करूंगा, इन रिटर्न ये जो है वो मदद करने के लिए पहुंचता नहीं है। तो बाबर को ये लगता है कि इसने जो है वो अपनी प्रॉमिस तोड़ी है, और इन रिटर्न जो है वो इसको जो है वो सजा देनी बनती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि बीच में आता है राजस्थान, इधर आता है गुजरात, और गुजरात जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर जो है वो दिल्ली में बैठे बंदे को गुजरात चाहिए चाहिए, ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स पर उसका जो है वो कंट्रोल रहे। तो फाइनली बीच में आता है राजस्थान, तो दैट मीन्स राजस्थान आपके कब्जे में होना चाहिए, और राजस्थान में उस टाइम पे इंपॉर्टेंट रूलर था मेवाड़ का राजा। तो फाइनली राणा सांगा को डिफीट करता है ये बैटल ऑफ खानवा में, और उसके बाद ये खुद को टाइटल देता है गाजी का। तो ये याद रखना, गाजी का टाइटल जो है इसने उसके बाद खुद को दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर बैटल ऑफ चंदेरी होती है, जो है वो किसके साथ होती है, मैदानी राय के साथ, ऑफ मालवा रीजन। इसमें भी ये कारण था कि एम्पायर एक्सपेंशन का कारण था। दूसरा, बाबर की विक्ट्री होती है, और जो रानीज थी चंदेरी की, वो जौहर जो है वो परफॉर्म करती है। जौहर यानी कि एक साथ जो है वो अग्नि दहन सारे के सारे, ताकि दुश्मनों से बचा जा सके। राजपूत वुमेन जो है वो इसको परफॉर्म करती थी जब उनके हस्बैंड जो है वो वॉर में जो है वो शहीद हो जाते थे। देन उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा 1529, ये याद रखना, बाबर वर्सेस महमूद लोदी। यहाँ पर ना जो आपके अफगान चीफ थे छोटे छोटे, उन्होंने एक ट्राई करी बाबर को रिप्लेस करने की अंडर महमूद लोदी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ है इसका, बाबर जो है वो इन सबको क्रश कर देता है और जीत जाता है फाइनली। और उसके बाद जो है वो 1530 में बाबर की जो डेथ हो जाती है। डेथ तो उसकी इंडिया में होती है, लेकिन उसका जो टूम्ब है वो काबुल में है। तो याद रखना, बाबर का टूम्ब जो है वो काबुल में है। इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टूम्ब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी एक बार आ चुके हैं एग्जाम में, तो ये याद रखना।
सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो देखो आर्ट एंड कल्चर को हम साथ में कवर करते चलेंगे। तो चार बाग सिस्टम, जैसा शालीमार बाग हो गया जो कश्मीर में है, ठीक है, जो कश्मीर में या अदर इंडिया में अगर हम बात करें, जो चार बाग सिस्टम जो शुरू किया था, जिसमें पानी जो है वो बीच से फ्लो करता है, ये मुगलों ने शुरुआत की थी इसकी, और बाबर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बाबर ने मस्जिदें बनाई हैं, दो मस्जिद बनाई इसने, एक पानीपत में और दूसरी संभट में, ये याद रखना। इसने एक बुक लिखी है तुर्क बाबरी, जो या तुर्क बाबरी, और जिसको बाबरनामा भी कहती हैं, ये संस्कृत में लिखी है। और अब्दुल रहीम खाने खान ने इसको ट्रांसलेट किया है संस्कृत, सॉरी, ये टर्किश में लिखी थी, और अब्दुल रहीम खाने खान ने इसको ट्रांसलेट किया है पर्शियन में। तो ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाबर के बारे में अगर और इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम बात करें, तो जब उसने जो है वो दिल्ली को जीत लिया, तो गंधार और काबुल, देखो काबुल तो उसके पास ऑलरेडी था, और गंधार यानी कि प्रेजेंट टाइम वाला कश्मीर, इसको भी उसने कंट्रोल कर लिया। तो पूरा का पूरा दिल्ली से लेकर जो है वो गंधार, ये पूरा रीजन जो है वो नॉर्थ इंडिया का जो है एक रूल के अंडर आ गया। जो पहले जो है वो छोटे छोटे राजा लोग थे यहाँ पे, अब वो पूरा का पूरा जो है वो एक रूल के अंडर जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये याद रखना। और जब एक रूल के अंदर आ गया, तो दैट मीन्स जो फॉरेन से अटैक हो रहे थे, जो वेस्ट से अटैक हो रहे थे, वो अगले 200 साल तक बंद हो जाते हैं। अगले 200 साल तक कोई जो है वो फॉरेन से अटैक जो है वो यहाँ पर नहीं होता है। ये अपने आप को टाइटल अडॉप्ट करता है पदशाह का। पदशाह मतलब सॉवरन एम्परर या सॉवरन रूलर, और पूरा नॉर्थ इंडिया को कंसोलिडेट करता है। तो हम इसको इस फॉर्मेट में यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पर है खैबर पास। ये खैबर पास जो है वो रास्ता है ईस्ट में आने का, और यहाँ पर है दिल्ली। तो ये पूरे रीजन पर कंट्रोल कर लेता है बाबर, जिसके बाद जो है वो यहाँ पर एम्पायर कंसोलिडेशन होती है नॉर्थ इंडिया में, ये याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है हुमायूं। हुमायूं जो है वो, जब बाबर की डेथ होती है, तो उस टाइम पर ऐसा जो एक रिचुअल था कि जो जितनी भी संपत्ति होती है पिता की, वो उसके पुत्रों में बराबर बांट दी जाती है। तो जो हुमायूं का जितना भी रीजन था, बाबर का जितना भी रीजन था, वो चारों बेटों में जो है वो डिवाइड इक्वली हो जाता है। जिसके बाद जो है वो हुमायूं के पास आता है आगरा, यानी कि मेन सीट जो है वो हुमायूं के पास आती है आगरा की। अब हुमायूं क्या कोशिश करता है एम्पायर एक्सपेंशन की। राजा बना, एम्परर बना, तो एक्सपैंड उसने करना था। एक्सपेंशन में उसको दो रीजन थे जहां पर वो एक्सपेंशन कर सकता था। पहला था गुजरात और दूसरा था बंगाल। रीजन क्या था? रीजन था ट्रेड इंटरेस्ट। बंगाल और गुजरात दोनों के पास पोर्ट है, कोस्टल एरिया है, और कोस्टल एरिया के थ्रू विया अरेबियन सी और विया बे ऑफ बंगाल जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। तो इनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। तो फाइनली हुमायूं जो है वो कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है इनको एक्सपेंशन के थ्रू। गुजरात में चैलेंज था बहादुर शाह का, और बंगाल बिहार से चैलेंज था शेरशाह सूरी का। इसका जो रिजल्ट होता है, अब होता क्या है कि हुमायूं जब वो गुजरात पर अटैक करता है, गुजरात को कब्जा करने की कोशिश करता है, तो यहाँ शेरशाह सूरी राइज कर जाता है। फिर वो शेरशाह सूरी को डिफीट करता है, तो वहां पर बहादुर शाह जो है उसको दोबारा तंग करना शुरू करता है। हुमायूं इन दोनों में लड़ता रहा, और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि एक बैटल होती है 1539 में, बैटल ऑफ चौसा। दूसरी बैटल होती है 1540 में, बैटल ऑफ कनौज। ये दो बैटल्स में जो है वो हुमायूं अपना जो रीजन था पूरा का पूरा लॉस कर जाता है। फाइनली जब वो हार जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, दिल्ली छोड़कर जो है वो ईरान भाग जाता है। जब वो ईरान जा रहा होता है, तो मीनवाइल बीच में वो शादी करता है, ठीक है। और शादी किसे करता है? जो हिंदल था, जो ये प्रिंस था हिंदल, इसका एक टीचर था, उसकी बेटी के साथ शादी करता है। और फिर वहां पर जो है वो अमरकोट में जो है वो अकबर जो है वो पैदा होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर 1555 में जब शेरशाह सूरी, सूर डायनेस्टी बीच में आती है यहाँ पे, तो शेरशाह सूरी के बाद जो उसके अगले जो राजा थे, अगले जो सक्सेसर्स थे, जिसमें हम बात करेंगे सिकंदर लोधी की, सिकंदर शाह की। तो सिकंदर शाह जब जो है वो कमजोर होता है, तो फाइनली क्या करता है 1555 में जो है वो हुमायूं सिकंदर शाह को हरा कर जो है वो राजा बन जा एम्परर बन जाता है, अपना जो रीजन था उसको रीगेन कर लेता है। लेकिन इसकी किस्मत में राजयोग था ही नहीं। फाइनली 1556 में ये जो है वो अपनी सीढ़ियों से गिरकर जो है वो मर जाता है। जब ये मर जाता है, तो उस टाइम पे अकबर जो है वो अमरकोट में होता है, ये याद रखना। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो इसके टाइम पे जो है वो दिल्ली में जो है एक न्यू सिटी जो बनाता है, जिसको कहा है इसने दिन पना, न्यू सिटी बनाता है। हुमायूं टूम्ब अमीदा बानू बेगम ने बनाया है, ये याद रखना, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको जो है वो प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल कहा गया है। प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल है, ये याद रखना, हुमायूं टूम्ब। और ये कहाँ पर है आपका? आगरा में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और मुगल पेंटिंग जो सिस्टम था, मुगल पेंटिंग सिस्टम, वो हुमायूं के टाइम में शुरू होता है।
और इसका जो फाउंडेशन जो रखी है वो हुमायूं ने रखी है। इसके पास 2 पेंटर थे जो ये पर्शिया से अपने साथ लेकर आया था, सैयद अली और अब्दुल समाद। ये 2 पेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। देन उसके बाद बीच में जब हुमायूं को बैटल ऑफ कनौज और बैटल ऑफ चौसा में हारता है, तो उसके बाद बीच में जो है वो एक डायनेस्टी आती है जिसका नाम है सुर डायनेस्टी। इसका जो फाउंडर था वो था शेरशाह सूरी। ये सुर डायनेस्टी ने 1540 से लेकर 1556 या 1555 तक जो है वो रूल किया दिल्ली के ऊपर। इस डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है शेरशाह सूरी। इसको जो है वो शेर खान भी कहते हैं, और इसने अपने आप में बाद में टाइटल दिया था खुद को शेरशाह सूरी का। ये सेकंड अफगान डायनेस्टी थी, ये याद रखना, सेकंड अफगान डायनेस्टी। और जो फर्स्ट थी वो लोधी डायनेस्टी थी, पहला पॉइंट। दूसरा, शेरशाह सूरी ने जितने रिफॉर्म्स किए उनको अकबर ने भी अडॉप्ट किया और ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट भी किया, और टिल आज भी अगर हम देखते हैं जो रिफॉर्म्स जो है वो उसने किए थे वो आज भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो इतना ब्रिलियंट पर्सनालिटी था ये। बेसिक लाइफ की अगर हम बात करें शेरशाह सूरी की, तो वो एक जमींदार का बेटा था, जमींदार ऑफ बिहार, यानी कि डाउन टू अर्थ, बहुत जमीन से उठकर एम्परर बनने वाली बात यहाँ पर जो है वो शेरशाह सूरी के साथ लिंकअप होती है। 5 साल इसने रूल किया, ज्यादा बड़ा रूल नहीं था इसका, 5 साल इसने दिल्ली पे रूल किया, लेकिन इसने पूरा दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन ही बदल दी। इसने जो है सबसे पहले देखो रीजन की अगर हम बात करें, इधर वाली साइड पे बंगाल और इधर वाली साइड पे आपका पंजाब पुराना, और इधर वाली साइड पे आपका राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात, ये पूरे रीजन पर इसने कंट्रोल किया। यानी कि जो बंगाल के सपने बाबर और हुमायूं ने देखे थे उसको कैप्चर किसने कर दिया? शेरशाह सूरी ने, पहला पॉइंट। दूसरा, उसके बाद इसने एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स किए, लॉ एंड ऑर्डर को रीएस्टेब्लिश किया। अब क्या क्या किया देखो, सबसे पहले इसने क्या किया, रेबेलियंस, जितने भी जो रिवोल्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट जो थे पर्सनालिटीज, उन सबको जो है वो खत्म कर दिया। कोई भी जो है वो रिबेलियन को इसने छोड़ा नहीं, सबको इसने मार दिया। दूसरा, इसने क्या किया कि इसका जो अंपायर था वो डिवीजन था, डिवाइडेड था प्रोविंसेस या परगनाज में। मतलब जैसे अभी पूरा का पूरा इंडिया, फिर उसकी स्टेट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट, तो उस तरह से एम्पायर डिवीजन इसने करी। इसने न्यू कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया जिसको इसने कहा दाम, ये याद रखना। अब न्यू कॉपर कॉइन दैट मीन्स पुरानी करेंसी खत्म, इसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो पहली डीमोनेटाइजेशन शेरशाह सूरी ने की थी। देन उसके बाद इसने सिल्वर रुपया इंट्रोड्यूस किया, ये याद रखना। इसने अपने रीजन में जो इसका कंट्रोल था पूरे के पूरे एम्पायर में, इसने रोड्स का नेटवर्क पूरा का पूरा बना दिया, जिसमें फेमस आता है ग्रेट ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है इस रोड को। और ये रोड जो है वो अशोका ने बनाया था। ये रोड आपको खैबर पास विया पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी दिल्ली, और यूपी दिल्ली बिहार और फिर बंगाल को कनेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये ट्रेड रूट का पार्ट था, विया लैंड जो है वो यहाँ से ट्रेड होती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स को इसने प्रमोट किया यहाँ पर, ये याद रखना। उसके बाद इसने क्या किया कि ट्रेड एंड कॉमर्स तो ठीक है, लेकिन इसने सराएं भी बनाई कि अगर कोई लोग जो है वो रात को जाते हैं और उनको अंधेरा हो जाता है, रुकना है, रेस्ट हाउस करना है, रेस्ट के लिए, तो उसने रेस्ट हाउस बनाए। रेस्ट हाउस को जो जिम्मेदारी थी वो ब्राह्मण्स को दी। फिर जैसे चोरी होती थी उस टाइम पे, लुटेरे थे, तो उसको जो है वो एड्रेस करने के लिए इसने जो है वो जमींदार को पावर दी। जमींदार को कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आप मैनेज करोगे, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। ब्राह्मण्स को जो है वो पूरा का पूरा जो है सरायों की जो है वो देखभाल का काम दिया। तो इससे क्या क्लियर होता है कि इसने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। मेंस में इस तरह से हम लिख सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद चेहरा एंड दाग सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसने रिवाइव किया था। चेहरा एंड दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी एक बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि जो आपका चेहरा एंड दाग सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चेहरा का मतलब होगा आइडेंटिटी कार्ड, और दाग का मतलब होगा ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, कि कौन सा घोड़ा जो है वो युद्ध के लिए या वॉर के लिए जो है वो सही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्ट एंड कल्चर में अगर हम बात करें, इसने जो है वो पुराना किला जो दिल्ली, अगर हम बात करें अभी दिल्ली में है ये पुराना किला, इसको बिल्ड किया इसने। एक पहला याद रखना, दिल्ली में है ये। और दूसरा उसके बाद रोहतास। रोहतास फोर्ट प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि रोहतास पार्ट जो है वो कहाँ पर है। जो रोहतास फोर्ट है इट इज इन पाकिस्तान और ये प्रेजेंट टाइम पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके टाइम पे पद्मावत जो वर्क था, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैशी का, ये कंप्लीट हुआ था, ये याद रखना। देन उसके बाद यहाँ पर एक अब्बास खान सरवानी है, इसने जो है वो तारीख शेर शाही लिखी है। यानी कि तारीख शेर शाही, जो तारीख शेर शाही का मतलब है कि शेरशाह सूरी के टाइम पे जितना भी जो इवेंट हुए हैं वो सबको जो है वो इसने कवर किया है किसमें,
अब्बास खान शरवानी ने कवर किया है तारीख शेरशाही में। इतना ब्रिलियंट पर्सनालिटी था, रिलीजियस टॉलरेंट भी था, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे मेजर्स किए, लेकिन इसने जजिया को अबॉलिश नहीं किया। जजिया क्या था? एक रिलीजियस टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था, काइंड ऑफ रिलीजियस टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था, तो वो था जजिया। और ये इसने क्या किया? उसको अबॉलिश नहीं किया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म यहाँ पर नहीं था। उसके बाद दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे वहाँ पर जो नारे वगैरह लगाए जाते थे वो इस्लाम के फेवर में ही होते थे। तो दैट मीन्स जो है वो कहीं ना कहीं इसका जो झुकाव था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो मुस्लिम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा था। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें, पुराना किला और मलिक मोहम्मद जैशी पद्मावत मैं आपको बता चुका हूँ। इसके जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, दीवाने वजीरत यानी कि आपका वजीर जिसके पास रेवेन्यू और फाइनेंस था, दीवाने अर्ज यानी कि इंचार्ज ऑफ द मिलिट्री, दीवाने रिसलत यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स, दीवाने इंशा यानी कि मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन, जो पूरा का पूरा जो है वो मैनेजमेंट करते थे, और इनको हम प्रेजेंट टाइम पे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर जो अभी पीएम प्रेसाइड करता है, उस टाइम पे प्रेसाइड करता था सुल्तान, यानी कि या सुल्तान, यहाँ हम इसको बात करें एम्परर, यानी कि शेरशाह सूरी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था, सारा का सारा अपॉइंटमेंट वो करता था और वही मैनेज करता था सब कुछ। जो शेरशाह सूरी था, इसका अंपायर जो था वो सरकार में डिवाइडेड था। सरकार यानी कि प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के नीचे फिर ये, इसको और इन शॉर्ट समझने के लिए अगर हम कहें तो ये अभी आगे कंसेप्ट आएगा, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं इसको। सूबा, सरकार, परगना और विलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, ये डायरेक्ट पेपर में आता है। सूबा, सरकार, परगना, विलेज। सबसे पहले सूबा होता है यानी कि ठीक है, फिर देन सरकार, फिर उसका परगनाज जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, और फिर विलेज। इसको भी हम आगे कवर करेंगे अच्छे से। यहाँ पर चीफ शिक्तदार था और चीफ मुंसिफ, जो कि ईच सरकार, जो सरकार थी उसमें जो है वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। तो जो शिक्तदार था वो लॉ एंड ऑर्डर देखता था, और चीफ मुंसिफ वो क्या था? जज था। और यहाँ पर जो जज तो था, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर था वो इस्लामिक वाला यूज किया जाता था। देन उसके बाद कुछ एक जो ऑफिशियल्स थे, जिसमें जो है वो जो परगना यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑफिसर्स थे, उसमें शिक्तदार मिलिट्री ऑफिसर हो गया। अमीन जो था वो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जो था, जो लैंड रेवेन्यू का इंचार्ज था, दैट इज योर अमीन, जो उसको क्या कहते थे? अमीन। फोतेदार था यहाँ पर, ये ट्रेजरर था। कराकुंज तो जो थे वो अकाउंटेंट थे। ये डायरेक्ट पूछते हैं पेपर में, मैच द फॉलोइंग में आते हैं, ये याद रखना। उसके बाद यहाँ पर जो विलेज हेड था, इसको विलेज को बोलते थे मऊजा। मऊजा जो है वो विलेज को कहते थे, ये याद रखना। और यहाँ पर जो है वो वेरियस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे, जिनको कहते हैं इक्ताज। अब ये इक्तदारी सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्तदारी को हम इन शॉर्ट बाद में कहेंगे जागीरदारी। जो इक्ताज थे इनको अकबर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है जागीर में। ठीक है, इक्ता मतलब छोटी छोटी जागीर। तो ये जो है वो दिल्ली सल्तनत के टाइम से आ रखी है इक्तदारी सिस्टम, इसको जो है वो शेरशाह सूरी ने जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया है। रेवेन्यू ऑफिसर्स में अगर हम बात करें तो आमिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे कानूनगो, कानूनगो जो थे वो अभी भी, अगर देखो ये पोस्ट अभी भी है, इलेक्शन कानूनगो भी हम इसको कहते हैं, और कानूनगो जो है वो पटवारी से ऊपर होता है, तो ये अभी भी है, ये पोस्ट अभी भी है, याद रखना। और ये क्या करता है? ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द ऑल, जो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स थे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे, उनका ऑफिशियल इंचार्ज इसके पास था। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा कहा गया है, तो मतलब इसने जो है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड सर्वे। हर साल जो है वो लैंड सर्वे होता था, हर साल लैंड सर्वे होता था। उसके बाद जो है वो डिसाइड किया जाता था कि क्रॉप का जो है वो प्राइस क्या होगा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। जो लैंड थी, एग्रीकल्चरल लैंड थी, कल्टीवेटेड लैंड थी, उसको डिवाइड किया था गुड, बैड और तीन पार्ट्स में, गुड, बैड और मिडल, या गुड, बैड, मिडल, इन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था। और टैक्स उसके अकॉर्डिंग ही लगता था। यहाँ पर जो टैक्स पेमेंट थी, या तो आप कैश फॉर्म में पे कर सकते थे, या फिर आप कर सकते थे क्रॉप फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में कर सकते थे। प्लस साथ में हमने देखा कि लैंड सर्वे हो रहा है, अब बिना मेजरमेंट के लैंड सर्वे होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट के लिए जो फॉलो किया जाता था उसको कहते थे गजे सिकंदरी, या सिकंदरी गज जो है यहाँ पे फॉलो किया जाता था, जिसमें जो है वो एक गज जो है वो 32 पॉइंट्स का होता था, ये याद रखना। इसने जो है वो पत्ता और कबूलियत, पत्ता यानी कि कितना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा, और कबूलियत मतलब काइंड ऑफ एग्रीमेंट, ये सिस्टम जो है इसने इंट्रोड्यूस किया। सिल्वर कॉइन का मैं आपको बता चुका हूं, जिसको कहते थे दाम।
और ये दाम जो थे टिल सर्कुलेशन में थे 1835 तक ये जो है वो वर्किंग में थे, ये याद रखना। ग्रेट ग्रैंड ट्रंक रोड को इसने बिल्ड किया। सराइज का मैं आपको बता चुका हूँ कि सराइज भी इसने बनाई, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये शेरशाह सूरी मर जाता है 1545 में, उसके बाद के जो राजा थे, जो एम्परर थे, वो उतने कैपेबल नहीं थे, जिसमें इस्लाम शाह आता है और सिकंदर शाह। तो फाइनली क्या करता है हुमायूं, क्या करता है 1555 में सिकंदर शाह को मारकर जो है वो खत्म करके जो है वो अपना राज्य जो उसने लॉस्ट किया था शेरशाह सूरी को, वो वापस टेक ओवर कर लेता है, ये याद रखना। नेक्स्ट जो एम्परर बनता है हुमायूं की डेथ के बाद, वो है आपका अकबर। अब कहानी कुछ ऐसी है कि अकबर के आने से पहले यहाँ पर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है। लेकिन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कैसे, तो होता क्या है कि जब हुमायूं की डेथ होती है, हुमायूं की डेथ के टाइम पे अकबर जो थे वो थे अमरकोट में, ये याद रखना। अकबर वॉज नॉट इन दिल्ली ऑन दैट टाइम। लेकिन अब यहाँ मर गया, तो यहाँ का जो गवर्नर था, ठीक है, जो मुगल गवर्नर था उस टाइम पे, या मुगल जो ऑफिसर था, ठीक है, वो क्या करता है बैरम खान को जो है वो, इसको तरडी बेग भी कहते हैं, याद रखना। जो उस टाइम का यहाँ पर जो सूबेदार था, जो जो मैनेजमेंट पूरी देख रहा था, वो तरडी बेग पर्सनालिटी था एक, वो था। और वो क्या करता है, बैरम खान जो गार्डियन था अकबर का, उसको मैसेज भेजता है कि सर हुमायूं जी नहीं रहे, अब आप क्या करो, अकबर जी को लेकर आ जाओ। लेकिन मीनवाइल अकबर तो वहां पर अमरकोट में थे, वो नहीं आते इतनी जल्दी। यहां पर एक पर्सनालिटी आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है हेमचंद्र। इसको जो है वो विक्रमादित्य भी कहा गया है। इसने अपनी जिंदगी की कोई लड़ाई नहीं हारी, जो लड़ाई इसने जीती, जो लड़ाई लड़ी वही जीती है। और ये फॉलो करता था पृथ्वीराज चौहान जी को, ये याद रखना। इसका जो बर्थ हुआ था वो ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, और आदिल शाह के अंडर जो है वो इसने बहुत सारी बैटल्स लड़ी, जिसमें से एक भी हारी नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा ये क्या करता है, दिल्ली को घेर लेता है। इसको मौका मिल जाता है कि दिल्ली जो है वो एम्परर लेस हो गई, यानी कि अकबर वहां नहीं है, तो इट वाज द अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर द दिल्ली। बट यहां पर क्या होता है, मीनवाइल अकबर की फोर्सेस आ जाती है अंडर बैरम खान, और वो क्या करते हैं, हेमचंद्र और अकबर के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है। अकबर की फोर्सेस को बैरम खान लीड करता है, और हेमचंद्र इस बैटल को जीतने वाला था, लेकिन कहीं से उनकी आंख में आकर तीर लग जाता है और वो अपने हाथी से गिर जाते हैं, और फाइनली जो है वो उनकी आर्मी लीडरलेस हो जाती है। जब आर्मी लीडरलेस हो गई तो इजीली जो है वो उनको जो है वो हराना जो है वो पॉसिबल हो गया। तो यहाँ से जो है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हो रखी है बिटवीन हेमचंद्र एंड सेकंड पर्सनैलिटी है अकबर। यहाँ पे ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। और इसके बाद जो है वो अकबर का जो है वो कंट्रोल जो है वो शुरू होता है, अकबर द ग्रेट जिसको हम कहते हैं। तो एक पर्सनैलिटी तो हो गई हेमचंद्र, जिसको टाइटल दिया जाता है विक्रमादित्य का, और ये याद रखना ये लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया है, लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। इसके बाद दूसरी पर्सनैलिटी आती है बैरम खान। बैरम खान जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉबल था हुमायूं का, और ये गार्डियन था अकबर का, यानी कि अकबर का टीचर था, ये सब कुछ अकबर ने को इसने सिखाया था। इसको जो है वो अकबर ने टाइटल दिया था खाने खान का, याद रखना। इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था बैरम बेग, बेग इसका नाम था। और ये जो है वो शिया मुस्लिम था। मुस्लिम्स दो तरह के हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो ये जो है वो सुन्नी नहीं था, सुन्नी जो है वो अकबर था, ये याद रखना। और ये जो बैरम बेग था या खान था, बैरम खान, ये शिया मुस्लिम था, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी इसके पास थी कि अकबर तो छोटे थे, चाहता तो यही एम्परर बन जाता, लेकिन नोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया, अकबर को राजा बनाया। और अकबर को एम्परर बनाने के बाद जो है वो इसने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर को जो दिल्ली की सत्ता भी दी। फाइनली इसके बाद क्या होता है कि जब अकबर और इसकी जो है वो आपस में नहीं बनती है, तो अकबर इसको दो ऑप्शन देते हैं कि या तो आप रिटायरमेंट ले लो, या आप क्या करो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो कोई और जो है वो पोजीशन पर चले जाओ। अब आपको वॉर वगैरह एक्सपेंशन नहीं देखना है, अब आप कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो यहाँ से ले लो। लेकिन ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि मुझे रिटायर्ड होना है, और ये मक्का जाने की तैयारी कर लेता है। जब ये मक्का जा रहा होता है, बीच में इसको अफगान जो रेबेलियंस थे वो इनको मार देते हैं, क्योंकि बैरम खान ने इतने लोगों को मारा होता है, इतने दुश्मन होते हैं इसकी, कोई ना कोई इसको आकर मार जाता है। और एक बात ध्यान रखना कि जैसे अभी हिंदू मुस्लिम होता है, ठीक है, यहां पर भी शिया सुन्नी था, वर्सेस था, मतलब सुन्नी नॉट इन फेवर ऑफ शिया, इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी।
तो शिया था बैरम खान, तो इसको जिसने मारा होगा वो सुन्नी होगा। नॉबल्स की आपस में लड़ाई नहीं लगती थी, ऐसा होता है ना कि ये एम्परर का फेवरेट हो गया, मुझे फेवरेट होना था, तो दैट मीन्स दोनों के बीच में जो है वो आपसी ट्रशल था। तो इस ट्रशल की वजह से भी नॉबल्स एक दूसरे के अगेंस्ट होते थे। जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसका बेटा था अब्दुल रहीम खाने खान। अब्दुल रहीम खाने खान जिसने जो है वो बाबरनामा ट्रांसलेट किया है टर्की से पर्शियन में, वो इसका बेटा था बैरम खान का। और इसकी जो वाइफ थी सलीमा सुल्तान बेगम, इसको जो इससे जो है वो अकबर शादी कर लेते हैं। अकबर इसको जो है वो अपनी बेगम बना देते हैं, याद रखना। इसका कारण ये था कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट करते थे बैरम खान की और उनकी वाइफ की, तो इसलिए वो उससे शादी कर लेते हैं, ये याद रखना। देन अकबर का यहाँ से पीरियड शुरू होता है, अकबर का टाइम पीरियड शुरू होता है जब, तो इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है कि अकबर का एक्सपेंशन प्लस कंसोलिडेशन। अकबर सुन्नी था, सुन्नी इस्लाम को फॉलो करता था। जो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम राजपूत पॉलिसी देखेंगे, दिने लाई तौहीदे लाई। और अंपायर डिवीजन में यहाँ पर आपको बता चुका हूँ अकबर के टाइम पे सूबा सबसे पहले ऊपर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। देन सूबा, सरकार, परगना, विलेज। सूबा पे जो हेड होता था दैट इज सूबेदार, सरकार में जो हेड होता था वो होता था फौजदार, परगना में जो हेड होता था वो होता शेख्तदार, और विलेज में हेड होता था उसको बोलते हैं मुकदम। ठीक है, ये जो है वो हेड होता था विलेज लेवल पर। सबसे पहले अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे, क्योंकि वो जो है वो इतने ज़्यादा हमें जो है वो काफ़ी पढ़ने हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें अकबर की, तो सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि सारी पावर किसके पास थी? अकबर के पास, पूरी की पूरी। उसने अपने पर्सन अपॉइंट कर रखे थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो अकबर बोलेगा वो फाइनल। जो मुगल अंपायर था एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो डिवाइडेड था सूबाज में, यानी कि बहुत सारे प्रोविंसेस थे जिनको हेड करते थे गवर्नर, और ये गवर्नर कौन थे? सूबेदार। ठीक है, ये पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों फंक्शन जो है वो कैरी करते थे। देन उसके बाद यहां पर पहला पॉइंट तो ये हमें मिलता है। दूसरा, जो अंपायर डिवीजन थी, ठीक है, जो अंपायर डिवीजन थी, एक तो प्रोविंसेस वाइज डिवाइडेड था, दूसरी डिवीजन जो थी वो थी जागीर वाइज। जागीर यानी कि जो रॉयल मेंबर थे, इन सर जैसे मान लो कि मेरे फैमिली मेंबर्स है, वो मुझे सर्व कर रहे हैं, तो इन रिटर्न मैं उनको ये करूंगा कि लो ये वाली ज़मीन आपकी। तो ये हो गया जागीर, कि आप मुझे सर्विस दे रहे हो, इन रिटर्न मैं आपको ये जागीर दे देता हूँ, ये आप रख लो और आप इसके ऊपर जो है वो पूरा संभालो इसको, आपको बस इन रिटर्न मुझे रेवेन्यू पे करना है, ये याद रखना। तो नॉबल्स, जो अकबर के नॉबल्स थे और जो फैमिली मेंबर्स थे रॉयल, उनको जो है वो जागीरें दी हुई थी। दूसरा, उसके बाद टर्म आती है खलीसा। खलीसा वो हो गया, ठीक है, ये वो रीजन हो गया, ये वो लैंड हो गई जिसका रेवेन्यू जो था वो डायरेक्ट कहां पर जाता था? रॉयल, जो हमारी ट्रेजरी थी, यानी कि जिससे जो है वो रॉयल फैमिली के खर्चे, जो सारा का सारा जो खजाना था उसमें यह पैसा जाता था। देन तीसरा हो गया इनम। इनम कहते हैं वो लैंड जो किसको दी जाती थी? रिलीजियस लीडर्स को। अब जो लैंड रिलीजियस लीडर्स को दी जाती थी, सबसे पहला तो याद रखना उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, पहला पॉइंट, उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, वो अब जिसके ऊपर टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, अगर राजा थोड़ा सा चालू होगा तो वो क्या करेगा? उनको वो टैक्स, वो जमीन देगा जो किसी काम की नहीं। तो रिलीजियस लोगों को वो जमीन दी जाती थी जो किसी काम की नहीं थी, अनकल्टिवेटेड थी, तो ये याद रखना। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फौजदार अपॉइंटेड होते थे, और दूसरा जो क्या करते थे? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, और अमिल यहाँ पर क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन उसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आती हैं, ठीक है, या जो हमें पढ़नी है, तो सबसे पहले तो यही याद रखना कि जो अकबर के टाइम पे जो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था वो था तोदरमल, राजा तोदरमल। और इसने जो है वो बंदोबस्त सिस्टम जो है वो शुरू किया था, जिसको जब्ती भी कहते हैं। तो ये पेपर में पूछी जाती टर्म है कि जब्ती जो है वो किससे रिलेट करती है, और वो इसने किसको इंट्रोड्यूस किया था? तो जब्ती जो सिस्टम था, एक्सपेरिमेंटल सिस्टम था राजा तोदरमल का, जिसमें क्या था? एक बंदोबस्त सिस्टम था, यानी कि पहले मेजरमेंट होगी लैंड रेवेन्यू की, पूरी की पूरी लैंड की मेजरमेंट होगी, देन उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इसका रेवेन्यू कितना कलेक्ट करना है यहाँ से, पहला पॉइंट। दूसरा, दशला सिस्टम था। दशला सिस्टम मतलब क्या था? कि रेवेन्यू जो है वो फिक्स था, कि इतना जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। और ये जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो मतलब जो फिक्स किया जाता था, वो कैसे किया जाता था? कि पिछले 10 साल का जो है पूरा का पूरा जो है वो मेजरमेंट जो है वो की जाती थी, रेवेन्यू कलेक्शन को देखा जाता था कि 10 साल में पिछला कितना हुआ है,
और उसी के बेस पर जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपका जो है वो रेवेन्यू जो है वो फिक्स होगा। यानी कि 11वें साल के लिए अगर आपको जो है वो 11th ईयर के लिए रेवेन्यू फिक्स करना है कितना होगा, तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो देखा जाएगा। तो इसको कहते हैं जब्ती सिस्टम, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहां पर ये था कि बहुत अच्छे से कानूनगो जो थे, हेरिडेटरी ऑफिसर्स थे, जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट करते थे लैंड रिकॉर्ड्स की। और पेमेंट जो है वो यहाँ पर अकबर के टाइम पे जो है वो पूरी की पूरी टोटली जो है वो कैश फॉर्म में हुई है। कलेक्शन के लिए बहुत सारी पर्सनालिटीज थी। यहाँ पर लैंड को जो है वो डिवाइड भी किया गया था, जिसमें जो है वो पोलाज आती है, पोलाज मतलब कल्टिवेटेड एवरी ईयर, वो लैंड जो हर साल कल्टिवेट की जाती है। पराती वो लैंड जो साल में 2 बार कल्टिवेट की जाती है। छाछर वो लैंड जो 3 या 4 साल में एक बार की जाती है। और उसके बाद चौथी आती है बंजर, जो 5 साल बाद कल्टिवेट, 5 साल या 5 साल के बाद जो लैंड कल्टिवेट की जाती है, दैट इज योर बंजर। और आज भी हम बंजर भूमि वाला कंसेप्ट आज भी देखते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अकबर के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, याद रखना रैंकिंग, इसको सिंपल समझो रैंकिंग के साथ। इसने क्या किया था कि जो इसके नॉबल्स थे, वफादार थे, उनको रैंक दे रखे थे। मनसबदारी बोलते हैं रैंकिंग देना, रैंक देना, लाइक 1000 का रैंक, 2000 का रैंक, 3000 का रैंक, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे क्लोज थे, उनको 7000 का रैंक दे रखा था। जैसा फॉर एग्जांपल राजा मान सिंह, जो आपका राजा मान सिंह थे, इन्हें जो है वो 7000 की मनसबदारी दे रखी थी। अब ये मनसबदारी सिस्टम में जो है वो रैंक डिवीजन दो तरह से थी, एक था जाट और दूसरा था सवार। जाट का मतलब क्या होगा कि ये पर्सनल रैंक हो गया, यानी कि जैसे राजा मान सिंह हो गया, उसके लिए पर्सनल रैंक दे दिया 7000 का। सवार का मतलब हो गया इंडिकेटेड दैट नंबर ऑफ सवार दैट हैड टू बी मेंटेन्ड बाय पर्सन। सवार यानी कि जितने वो पूरी की पूरी आर्मी को जो वो मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। मतलब सवार हैड टू मेंटेन एटलीस्ट 2 हॉर्सेस, कि उसको 2 हॉर्सेस जो है वो मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। तो ये रैंक सिस्टम यहाँ पर था मनसबदारी के अंडर। और जिसमें मनसबदार तो था उसको 500 का जाट था या इससे बिलो, और अमीर को जो था वो 500 से 2500 के बीच में था, और अमीर आई उम्दा या अमीर उम्दा इसको जो 2500 से ऊपर था। और जो हाईएस्ट थे वो 5000 7000 वाले थे। ये मनसबदारी, अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मनसबदारी रैंकिंग सिस्टम हो गया सबसे पहले, तो ये याद रखना। दूसरा आपको याद रखना है कि जो मनसबदारी थी वो हेरिडेटरी नहीं थी। यानी कि राजा मानसिंह के बेटे, राजा मानसिंह को मैंने 7000 का रैंक दिया क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसका बेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने उसको कोई रैंक नहीं दिया। दैट मीन्स इट इज नॉट हेरिडेटरी, ये हेरिडेटरी नहीं था। अब रैंक तो दे दिया, अब पैसा, इनकी सैलरी कैसे देनी है, काम मेरे लिए कर रहे हैं, तो सैलरी दी जाती थी जागीर फॉर्म में। कि मान लो मेरे लिए कोई काम कर रहा है तो मैं उसको जागीर जो है वो इन रिटर्न ऑफ सैलरी जो है वो दूंगा। तो ये कंसेप्ट था, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी क्लियर हो गया। हाँ जी सर। यस। नेक्स्ट उसके बाद आता है, अभी मनसबदारी में हम यहाँ पर जो है वो एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, दो दो कंसेप्ट और समझ लेते हैं। जागीर, जागीर जो था, जैसा मैंने आपको बताया इक्ता सिस्टम, जो दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम था, उसको अकबर ने क्या बोल दिया कि जागीर है। जागीर हेरिडेटरी नहीं थी, दैट मीन्स नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगी। और ये किसको दी जाती थी, ऑफिशियल्स को दी जाती थी इन रिटर्न ऑफ द सर्विस। इसके अपोजिट दूसरी सिस्टम आती है जमींदारी। जमींदारी जो थी वो थी हेरिडेटरी, जमींदारी हेरिडेटरी थी, और ये भी नॉन ट्रांसफरेबल थी। जमींदार मतलब जैसे लोकल जमींदार हो गए। अब ये जमींदारी तो ऑलरेडी थी कि बड़े जमींदार थे, उनके पास जमीन नहीं होती थी, तो एक जमींदार का बेटा जमींदार बनेगा, दैट मीन्स इट इज हेरिडेटरी। जागीरदारी हेरिडेटरी नहीं थी, ये कंसेप्ट याद रखना। और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जमींदार जो है यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर में भी हेल्प करते थे और रेवेन्यू कलेक्शन में भी हेल्प करते थे, और वो रेवेन्यू कलेक्ट करके अकबर को देते थे। तो ये दो कंसेप्ट है, ये याद रखना। देन अब हम बात करते हैं अकबर के टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है रिलीजियस पॉलिसी। अकबर को अकबर द ग्रेट कहा गया है। तो सबसे पहले जो जजिया अबॉलिश शेरशाह सूरी ने नहीं किया था वो इसने किया। इसने पिलग्रिम टैक्स, जो रिलीजियस टैक्स लगते थे वो सब हटा दिए इसने, दैट मीन्स ये रिलीजियस टॉलरेंट था।
ये इबादत खाना बिल्ड करता है। और ये पूछा गया है पेपर में कि व्हाट इज इबादत खाना। इबादत खाना क्या था? हाउस ऑफ वर्शिप। यानी कि अकबर यहाँ पर क्या करते थे कि डिफरेंट जो रिलीजियस हेड थे, रिलीजियस जो संत थे, उनको बुलाते थे और उनके साथ विचार करते थे, तर्क वितर्क करते थे रिलीजन को लेकर। दैट मीन्स अकबर का जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसके लिए उन्होंने इबादत खाना बनाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी, आगरा में। ये याद रखना। और अकबर जो है वो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस जो हेड थे, स्पिरिचुअल जो लीडर थे, उनके साथ डिस्कशन करते थे। और डिस्कशन करने के बाद जब अकबर को कुछ पता चल गया कि कोई कुछ है, मतलब रिलीजन है, कुछ रिलीजन का कुछ मतलब होता है नॉन वायलेंस, इक्वालिटी प्रमोट करना, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, तो फिर ये क्या करते हैं 1582 में, यहाँ पर ये याद रखना, ये बनाते हैं न्यू रिलीजन जिसका नाम था दिन इलाही या तौहीद इलाही, जिसको बोलते हैं डिवाइन फेथ। इतना पता चल गया था अकबर को कि वन गॉड कंसेप्ट, जिसमें दिन इलाही में इन्होंने कहा कि भगवान एक ही है, चाहे वो मुस्लिम वालों का हो चाहे वो हिंदू वालों का हो, भगवान एक ही है, जो अकबर ने कहा। इसमें अकबर के जो है वो फॉलोवर्स ओनली 15 थे, 15 फॉलोवर थे अकबर के, जिसमें इंक्लूडिंग बिरबल जो है वो बहुत फेमस जो है वो फॉलोवर रहा है इसमें अकबर का। उसके बाद अकबर ने जो है वो झरोखा दर्शन को इंट्रोड्यूस किया है। झरोखा दर्शन का मतलब क्या हो गया? लाइक पब्लिक मीटिंग्स। मतलब अकबर क्या करेंगे, पूरे राज्य में जो है वो पूरी की पूरी झांकी निकालेंगे। तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं जो है वो लोगों का फेथ जो है वो सरकार में बनेगा। रैलीज निकालने का जो है वो सिस्टम इन्होंने शुरू किया। बहुत आसान भाषा में अगर हम इसे समझे तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्वाइनीज की अगर हम बात करें, अकबर ने जो है वो गोल्ड क्वाइंस को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिन्हें हम मोहरे भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ऑलमोस्ट था, जो क्वाइन सिस्टम जो शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था, वो इसने फॉलो किया है। अकबर के टाइम पे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसने जो पर्शियन पॉटरी थी, ठीक है, जो पर्शियन जो इन्फ्लुएंसेस थी, वो हम यहाँ पर इंडियन कल्चर में देखते हैं, ये याद रखना। यानी कि जो रूलर्स थे, क्वाइंस जो थे, उनके ऊपर जो है वो पर्शियन जो है वो आर्ट एंड कल्चर के इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकबर के 9 रत्न। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि किस किस के कोर्ट में 9 रत्न थे। तो अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, नहीं पता है तो आपको कल ये याद करके आने हैं कि कौन कौन से भारतीय रूलर्स थे जिनके कोर्ट में जो है वो 9 रत्न यानी कि 9 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रही हैं। एक तो है चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू, ठीक है, गुप्ता फैमिली वाला है, इसके पास थे। दूसरा अकबर के टाइम पे एक और पर्सनालिटी है जिसके टाइम पे 9 रत्न रहे हैं, तो वह आप मुझे जो है वो कल बताएंगे, ये याद रखना। अकबर के टाइम पे जो है वो 9 रत्न में सबसे पहला था अबुल फैजल। अबुल फैजल पर्सनालिटी जिसने अनी की अकबरी जो है वो लिखी है, और अकबरनामा, तो ये याद रखना, अकबरनामा जो है वो और अनी की अकबरी, डायरेक्ट पूछते हैं अनी की अकबरी किसने लिखी है, तो अबुल फैजल मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड पर्सनालिटी अब्दुल रहीम खाने खान। ये अब्दुल रहीम खाने खान ने ट्रांसलेट किया है बाबरनामा को पर्शियन में फ्रॉम टर्किश, ये याद रखना। देन उसके बाद बिरबल। बिरबल जो है वो इसका जो नाम था, पुराना नाम पूछते हैं सबसे पहले तो यही कि बिरबल का जो नाम था वो महेश दास था, ये याद रखना। और ये एडवाइजर था अकबर का। इसको जो है वो राजा का टाइटल अकबर ने दिया था, तो ये एक बार स्टेटमेंट एचएएस में बन चुके हैं ऑलरेडी कि जो अकबर जो बिरबल था, राजा बिरबल, यानी कि बिरबल का टाइटल जो है वो महेश दास को किसने दिया था, तो इट इज गिवन बाय द अकबर, ये याद रखना। और मेन एडवाइजर था, ये सुप्रीम कमांडर भी था अकबर की आर्मी का। और इसकी जो डेथ है वो जो है वो आपकी जो है वो यहाँ पर जब वो अकबर जो है वो पंजाब में जो है वो रिवोल्ट हुआ था, उसको कंट्रोल करने के लिए जो महेश दास को बिरबल को भेजते हैं, तो वहाँ पर जो है वो अकबर जो है वो बिरबल को लॉस कर जाते हैं। अकबर बिरबल के फेमस जो है वो चुटकुले जो बनते हैं ना, वो यहाँ से बनते हैं। लेकिन बिरबल बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहा है अकबर के लिए। देन उसके बाद मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये याद रखना। और ये क्या था, एक तरह से आगे जो है वो अपना मेन टाइम जहांगीर के टाइम पे भी ये काफ़ी एक्टिव रहा है। देन उसके बाद फैजी। फैजी जो है इसने क्या है, एक वर्क था लीलावती, ये लीलावती वर्क था, इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द महाभारता, ठीक है। और इसने क्या किया है कि इसके टाइम पे, फर्जी के टाइम पे महाभारत भी ट्रांसलेट हुई है पर्शियन में।
दैट मीन्स ये लीलावती की ट्रांसलेशन एक तो इसने की, ठीक है। दूसरा उसके बाद महाभारत भी पर्शियन में इसके टाइम पे ट्रांसलेट हुआ है। राजा मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जिसको जो है वो इसका मनसबदार था, राजपूत था ये। राजा तोदरमल फाइनेंस मिनिस्ट्री था, और अकबर ने जो है वो इसको टाइटल दिया था दीवाने अशरफ का। देन फकीर अजोद्दीन जो है वो अकबर का चीफ एडवाइजर थे। और इंपॉर्टेंट लास्ट है तानसेन। तानसेन म्यूजिशियन था अकबर के फोर्ट में, हिंदू ऑफ ग्वालियर, ये याद रखना, अकबर के फोर्ट में था ये। और अकबर के से पहले ये जो तानसेन का जो टाइटल है, ये अकबर ने नहीं दिया है, ये दिया है रामचंद्र ने। रामचंद्र वॉज अ पर्सनैलिटी जिसने जो है वो तानसेन का टाइटल दिया है, तानसेन को। और अकबर ने इनको टाइटल दिया है मियान का। मियाँ का टाइटल MIAN, मियाँ का टाइटल दिया अकबर ने, और तानसेन का टाइटल दिया रामचंद्र ने। ये भी पेपर में पूछा जाता है। और कंपोज किया था तानसेन ने द्रुपद। द्रुपद एक राग है, ठीक है, जिसको जो है वो किसने कंपोज किया है, तानसेन ने। और ये द्रुपद राग है, ये कौन से वेद में मेंशन है, कौन बताएगा? द्रुपद राग कौन से वेद में मेंशन है? तो सामवेद में। एक बार और सोच लो। हरलीन मैम बताओ। हाँ सर, सामवेद में ही होना चाहिए। कितने मैं श्योर हो? 100% नहीं हूँ, 70 to 80% श्योर हूँ। ऐसा क्यों? 100% क्यों नहीं श्योर हो? देखो, म्यूजिक के बारे में बात ही सामवेद में कर रखी है, थोड़ा सा ट्रिक हाँ, यूज करो। सामवेद वो म्यूजिक के लिए ही था। हाँ, तो तो ट्रिक यूज करो, 100% श्योर हो, इट इज इन सामवेद। रुडाली मैम ने बिल्कुल सही कहा था, ये याद रखना। देन उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो यूरोपियन, देखो ये अकबर के टाइम पे ही हम इसको पढ़ रहे हैं। तो एक तो इस टाइम पे पुर्तगालीज जो है वो भारत में आ चुके थे। 1498 में याद रखना, केप ऑफ गुड होप की जो है वो डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है, सी रूट की डिस्कवरी हो गई थी। दैट मीन्स जो है वो यूरोपियंस की जो है वो एंट्री हो गई थी। तो यहाँ पर पुर्तगाली आर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया था। दूसरा उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि अकबर के टाइम पे जो है वो पर्शियन, जो मैंने अभी दो, उस्ताद अली और अब्दुल समाद, दो जो पेंटर्स थे, वो यहाँ पर अकबर के टाइम पे भी थे। तो अकबर के टाइम पे पेंटिंग जो है वो बहुत फ्लोरिश हुई है, ठीक है। अबू फैजल, ठीक है, एंड हिज ब्रदर अबू फैजी, ठीक है, ये। और उसके बाद पर्शियन पोइट, ये याद रखना, ये 4 पर्शियन पोइट है जो अकबर के कोर्ट में थे, ये पूछते हैं। अबुल अबू फैजल, अब्बुल फर्जी, ठीक है, तारिक अल्फी और उतबी, और उसके बाद नाजिर। ये 4 पर्सनैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू पोइट भी थे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद एक पर्सनालिटी और भी आता है, ठीक है, जिसमें जो है वो आपका है अकबर के टाइम पे पर्शियन कल्चर को लेकर ही है, कि जो पर्शियन लिटरेचर था वो यहाँ पर फ्लोरिश होना शुरू हो गया था। एक फैक्ट ये भी याद रखना, ठीक है। और अदर अगर हम बात करें, जैसा इसमें जो है वो आर्ट एंड कल्चर में जो दूसरे इंपॉर्टेंट आते हैं, तो फतेहपुर सिकरी, ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स था, ये जो गुजरात पर जो अकबर ने जब गुजरात को जीत लिया था, तो यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले बुलंद दरवाज़ा बनाते हैं, ठीक है। दूसरा फतेहपुर सिकरी जो है वो सिटी कैपिटल, जो वो सिटी उसको बिल्डअप करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अकबर जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर दीवाने आम बिल्डअप करते हैं, दीवाने खास बिल्ड करते हैं, एक प्राइवेट हॉल। देखो, दीवाने आम का मतलब हो गया जिसमें पब्लिक ऑडियंस रहेगी, दीवाने खास मतलब जिसमें प्राइवेट हॉल, इंपॉर्टेंट लीडर्स होंगे, तो ये सब। जामा मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ से आता है, जामा मस्जिद एंड द बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फतेहपुर सिकरी आगरा में लगाते हैं। फिर ये शादी करते हैं, ठीक है, जोधाबाई से। इंपॉर्टेंट वर्क है यहाँ पर, याद रखना। तो उनका जो पैलेस है और पंच महल, 5 स्टोरियों वाला महल है, ठीक है, जो जोधाबाई से लिंकअप करता है, ये याद रखना। और अकबर के टाइम पे हुमायूं टूम्ब जो है वो बना है दिल्ली में, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है वो मार्बल का यूज़ कर रखा है, इसलिए इसको प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल भी कहा गया है, ये याद रखना। और अकबर सर का बट टूम्ब जो है टोन तो वो, उसकी वाइफ ने बनवाया था ना। हाँ, वाइफ में बनाया था, लेकिन वाइफ ने भी बनाया, वाइफ कौन थी, अकबर की मदर। ओके। तो अकबर की मदर मदर मतलब अकबर के टाइम पे बना था,
मरने के बाद ही बनाया ना हुमायूं टूम्ब, और मरने के बाद जो राजा बना दैट इज योर अकबर, तो अकबर के टाइम पे बना वो ओके सर। हुमायूं टूम्ब। देखो हुमायूं टूम्ब बन गया आपका दिल्ली में, लेकिन अकबर का टूम्ब भी सिकंदरा में है, यानी कि इसको, और इसको कंप्लीट किसने किया था? जहांगीर ने, ये याद रखना। उसके बाद आपको यहाँ से एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी बन रखा है कि किस मुगल एम्परर का टूम्ब जो है वो भारत में नहीं है, तो वो पर्सनालिटी अभी आगे आएंगे। अभी सर तक में हमने पढ़ा बाबर का। बाबर है ना? बाबर का तो सर काबुल बाबर में का है, काबुल में। काबुल में है, ठीक है। हुमायूं का हाँ दिल्ली में जी। हो गया, अकबर का सिकंदरा में हो गया, ठीक है, ये भी दिल्ली के आगरा, नियर आगरा हो गया। अब इसके बाद ये याद रखना कि आगरा फोर्ट जो है वो बिल्डअप किया रेड सैंडस्टोन में। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर ये आता है कि वाइट रेड सैंडस्टोन का अभी यूज होना नहीं शुरू हुआ, तो रेड फोर्ट भी जो है वो आपका रेड सैंडस्टोन में बना है, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब आती है लड़ाइयाँ जो इंपॉर्टेंट है अकबर की। तो सबसे पहले बाज बहादुर, ये बाज बहादुर जो था वो मालवा का था, और इसको हराया किसने? अंडर आदम खान। जो आदम खान था, इसके अंडर जो है वो आर्मी भेजता है अकबर, और वो क्या करता है 1556 में जो है वो बाज बहादुर को हराकर जो है वो मालवा को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद दूसरा चैलेंज आता है रानी दुर्गावती, ये गोंडवाना की रानी थी, ठीक है। ये चंदेला, चंदेला जो वंश था उसके प्रिंसेस थे, ये वही चंदेल है जो फेमस थे किसके लिए? खजुराहो टेम्पल के लिए। तो उसके आगे वंशज हुए ये गोंडवाना में, और गोंडवाना की रानी थी रानी दुर्गावती। ये सरेंडर नहीं करती है, अकबर के अगेंस्ट लड़ती है, और अकबर की फोर्सेस से मतलब पकड़ी ना जाए इसलिए खुद को ही जो है वो युद्ध में मार देती है, अपने आप जो है वो मार देती है। ये रानी जो थी वो हंटिंग के लिए बहुत फेमस थी, पानी नहीं पीती थी बिना शिकार किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। मोदी जी इनको याद करते रहते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट पे करते रहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हिंदू रूलर हैं और हिंदू रानी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर रहता है। और इनके अभी जो है वो रानी दुर्गावती के नाम से जो है वो एमपी में स्टेशन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एमपी में है उन्हें ये पता होगा बहुत अच्छे से। खजुराहो टेम्पल भी मध्य प्रदेश में है, 11th सेंचुरी में जो है वो चंदेल वंश ने ये बनाए थे। और ये जो सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर जो है वो गोंड ट्राइब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। गोंड ट्राइब यहाँ पर जो है वो फेमस है, यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट। रानी दुर्गावती के बारे में जो हम थोड़ा बहुत अगर बात करते हैं, वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें रानी दुर्गावती क्या करती है कि उसके जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उनके हस्बैंड का नाम था, ठीक है, दलपत शाह। दलपत शाह की डेथ के बाद जो है वो माइनर सन जो उनका था, उसके साथ उसको जो है वो गद्दी पर बिठाकर खुद जो है वो रूल करना शुरू कर देती है। और ये इतना सा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, रेस्ट आप मेंस के लिए इसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, बट जो जो मेन था वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट उसके बाद इंपॉर्टेंट बैटल आती है, वो आती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, ये 1576 में हो रखी है बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़। यहाँ पे दो कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है ये बैटल, दूसरी पढ़नी है हमें राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, ये पेपर में पूछी जा सकती है। तो बैटल के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो ये बैटल जो थी इसमें इसमें जो अकबर की फोर्सेस थी उसको लेड किया था मान सिंह ने। दूसरी साइड अपोजिट में कौन है? महाराणा प्रताप, यानी कि एक राजपूत दूसरे राजपूत से लड़ने जा रहा है, और अकबर कहां पर है? दिल्ली में अनारकली के साथ उसका डांस देख रहे हैं। इन शॉर्ट सिंपल समझो, यहां पर क्या होता है कि ना तो महाराणा प्रताप को जो है वो अकबर की फोर्सेस पकड़ पाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, लेकिन वो वॉर में जीत तो जाते हैं लेकिन युद्ध में पकड़ नहीं पाते महाराणा प्रताप को। बेसिक अबाउट महाराणा प्रताप हम जान लेते हैं। तो महाराणा प्रताप 13th किंग ऑफ मेवाड़ थे, ये याद रखना, 13th किंग ऑफ मेवाड़ थे, और उनकी कैपिटल थी चित्तौर। चित्तौर मेनली जो कारण था वो चित्तौर का जो दुर्ग था उस पर कब्जा करना था। चित्तौर का वो दुर्ग ऐसा दुर्ग था जिसपे किसी ने कंट्रोल नहीं कर रखा था, तो ये चित्तौर के फोर्ट को उनको जीतना था। और उसके लिए यहाँ पर जो महाराणा प्रताप यहाँ पर जो है वो चैलेंज जो है वो करते हैं अकबर की फोर्सेस को। पहले यहाँ पर क्या होता है कि महाराणा प्रताप से जो है वो दोस्ती करने का जो है वो पैगाम जो है वो एक लेटर देते हैं, मतलब कहते हैं कि आप जो है वो सरेंडर कर दो और जो है वो हायर मनसबदारी ले लो, लेकिन जो है वो मना कर देते हैं और वो फिर फाइनली लड़ाई होती है।
यहाँ पर महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था, जो फेमस हॉर्स था, उनका नाम था चेतक। चेतक बहुत फेमस है कि उन्होंने जो है वो एक खाई को जो है वो महाराणा प्रताप के साथ ही घोड़े ने जंप कर दिया था, बहुत ज़्यादा फीट की थी वो। महाराणा प्रताप की 11 शादियाँ हुई हैं, इनकी 11 वाइफ थी, जिसमें 17 बेटे थे और 5 डॉटर थी, यानी कि पूरी की पूरी राजपूत फैमिली। साथ में रिफ्यूज करते हैं सरेंडर करने से और रिजल्ट होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इन्होंने जो वॉरफेयर, जो वॉर स्ट्रेटजी जो फॉलो करी, वो की थी गुरिल्ला वॉरफेयर, यानी कि छापेमारी युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरिल्ला वॉरफेयर, और ये अभी जब मराठास आएंगे तो वहां पर आएगा ये। लेकिन ये बैटल हार जाते हैं पर पकड़े नहीं जाते, और इनकी डेथ जो होती है बाद में वो ड्यू टू द इंजरीज, इंजरीज जो युद्ध में इनको हो रखी थी उसकी वजह से इनकी जो है वो डेथ होती है, ये याद रखना। अब इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से कंसेप्ट में, जो अभी हम आगे पढ़ते हैं। अकबर की राजपूत पॉलिसी में आपको यहीं करवा देता हूँ, समझाना है क्योंकि वो बेसिक समझना है। देखो राजपूत पॉलिसी में जब राजा बिरबल से बात कर रहे होते हैं अकबर, तो उस टाइम पे राजा बिरबल से अकबर पूछते हैं कि यार ये राजपूत मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं इतना, इनको चाहिए क्या। तो बिरबल बोलते हैं कि सर इन्हें जो है वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनके लिए, एक लड़ना और दूसरा रिस्पेक्ट। तो अकबर बोलते हैं कि ठीक है रिस्पेक्ट दे दो, हायर मनसबदारी दे दी मान सिंह को, रिस्पेक्ट दे दिया। फिर उसके बाद लड़ने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि भेज दो लड़ने के लिए। मान सिंह को अपनी मिलिट्री का हेड बना दिया। मान सिंह जी क्या कर रहे हैं, खुश होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब लड़ाई लड़ने के लिए किससे, अब देखो लड़ाई किससे लगनी है, लड़ाई लड़नी है दो फ्रंट पे। एक सबसे पहला कि जो मुगल अंपायर के अगेंस्ट है, चाहे वो राजपूत है चाहे वो कोई भी है। दूसरा मुगल अंपायर को प्रोटेक्ट करना है। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं। पहले तो हम ये वाला कवर कर देते हैं, महाराणा प्रताप वाला। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में बनती नहीं थी आपस में, इसलिए अकबर ने मान सिंह को भेजा अगेंस्ट महाराणा प्रताप। ये पहला कंसेप्ट याद रखना। दूसरा, उसके बाद मान सिंह को अपॉइंट किया था काबुल का गवर्नर, ताकि जो काबुल में जो रिवोल्ट, जो रेबलियंस, जो आज जैसे हम देखते हैं तालिबान, वैसे ही वहां पर पुराने टाइम से होता आया है, तो उनको क्रश कर सके। यानी कि एक रफ टेरेन का बंदा रफ टेरेन में ही लड़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो अकबर ने इस चीज को समझा और इसको कहा गया राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। पहला तो ये हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है कि ठीक है रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो रैंकिंग दे दी, दूसरा उसके बाद शादी कर लो। तो अकबर ने जो है वो राजपूत वाइफ थी अकबर की, जोधाबाई, तो उससे क्या है पूरा का पूरा जो अंबर था वो अकबर का जो है वो अकबर दामाद बन गया, तो पूरा सपोर्ट मिल गया अंबर का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है अकबर की राजपूत पॉलिसी का। तो अकबर के पास में कैप्चर करने के लिए दो रीजन थे। सबसे पहला मैं आपको बता चुका हूं कि दिल्ली जो है ये, और बीच में आता है राजस्थान, और ये आता है गुजरात, और ये आता है बंगाल। इन दो रीजन्स को, बंगाल और गुजरात को करना, कंट्रोल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी कोस्ट है और इस कोस्ट के थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स होता है विया अरेबियन सी वेस्ट के साथ, और दूसरा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर भी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो होता है। तो ये दो रीजन इंपॉर्टेंट थे जिसको कंट्रोल करना था। दूसरा उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जो आप मेंस में भी लिख सकते हो इसको, कि गुजरात में कॉटन मिलती है, और कॉटन जो है वो बहुत जो है वो क्या है, कॉटन जो है वो कैश क्रॉप होती है, मतलब डायरेक्ट आप कॉटन बेचो पैसा आपके पास में। तो ये फायदा था। तो मतलब ये जो फर्टाइल रीजन था, अकबर का नज़र इसके, अकबर की नज़र इस पे भी थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आपको ये याद रखना है, अगर आप इसको मेंस में लिखते हो तो यू विल गेट बोनस मार्क्स। क्या? कि देखो जैसे आपका ये पुर्तगालीज हो गए, अब 1500 में जो पुर्तगाली भारत में आ गए थे 1500 में, तो ये रेस्ट ऑफ द भारत अगर हम यहाँ से बनाए, तो ये पूरा का पूरा जो रीजन था यहाँ पर जो है वो कंट्रोल होना, पुर्तगालियों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। मतलब यहाँ से व्यापार करना मुगलों के लिए मुश्किल था, उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कुछ एक रीजन था यहाँ का जो बचा हुआ था, ये गुजरात वाला रीजन, यहीं पर जो है वो क्या करते हैं, ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स करना आसान हो तो यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं कोस्टल रीजन में, ताकि पुर्तगालियों की पावर को भी चेक में रखें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्केस्ट आता है वो आता है पंजाब का, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट का। ये अकबर खुद इसको जो है वो लीड करते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि अकबर के बारे में, मतलब अकबर ये बिलीव करते थे कि वेस्ट का जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट, जहाँ से जो है फॉरनर्स जो है अटैक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर भारत को, अगर दिल्ली को बचाना है तो आपका जो खाइबर पास है वो उस पर कब्जा होना चाहिए, उस पर स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। पंजाब जो लाहौर है उस पर अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। तो अकबर इसको खुद लीड करते हैं, और
1598 तक जो है वो लाहौर में रहते हैं, जब तक वो पूरा का पूरा इस रीजन को शांत नहीं कर देते, कंट्रोल नहीं कर लेते। और इसके बीच में जो है वो यहाँ पर जो है वो राजा बिरबल को भी जो है वो लॉस कर जाते हैं। कब? जब खैबर पास को जो है, आपका जो खैबर पास था उसको जो है वो कौन कंट्रोल कर लेता है? एक रेबिलियन ग्रुप था, ठीक है, रोशनाई, ये एक रेबिलियन ग्रुप था। ये क्या करते हैं? खैबर पास को ब्लॉक करते हैं। और फिर अकबर क्या करते हैं? बिरबल को भेजते हैं कि आप जाओ और उसको फ्री करके आओ। लेकिन यहाँ पर जो है वो इस वॉर में जो है वो राजा बिरबल जो है वो जो डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद राजा मान सिंह को भेजा जाता है और राजा तोदरमल और राजा मान सिंह को भेजा जाता है सप्रेस करने के लिए रिवोल्ट को। और फाइनली जो है वो उस रीजन को कंट्रोल कर देते हैं। और इस बैटल में ही जो है यहाँ पर जो है वो अकबर जो है वो बिरबल को जो है वो लॉस कर जाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें अकबर के टाइम पे, तो ये याद रखना, अकबर ने जो है वो इक्वालिटी को प्रमोट किया, बुलंद दरवाजा इसने बनाया, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया। और सोशली इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो इसने क्या किया है? बहुत ज़्यादा मेजर्स किए हैं, जिसकी वजह से इसको अकबर द ग्रेट कहा गया है। और एक बात और ध्यान रखना कि देखो इसका जो रूल है, इसने जो रूल किया 1556 से लेकर 1605, यानी कि ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, 50 साल इसने रूल किया। रिवोल्ट नहीं हुए, लोगों ने विद्रोह नहीं किया, लोगों ने अकबर को एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि इसका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो प्रोस्पेरिटी थी, उसमें वो ट्रांसपेरेंट था। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से सोसाइटी में प्रोस्पेरिटी थी, लोग खुश थे, तो दैट मीन्स उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया। रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छे से होती थी। और बाकी ऐसा होता है, एक्सेप्शन हर जगह होती है, तो वो रिवोल्ट भी रहते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल रहे हैं वो। ओवरऑल में अगर हम बात करें तो प्रोस्पेरिटी सोसाइटी में यहाँ पर रही है। इंपॉर्टेंट लीडर्स इसके पास थे, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं जहांगीर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और जहांगीर का जो नाम था वो सलीम था। पहला तो यही याद रखना कि जहांगीर का नाम क्या था? सलीम था। 1605 से लेकर 1627 के बीच में जो है वो उसने जो है वो रूल किया है एज ए एम्परर। और ये एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर का सबसे बड़ा बेटा था, अकबर और जोधाबाई का बेटा था। जोधाबाई जो थी वो अंबर की प्रिंसेस थी, ये याद रखना। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है वो जहांगीर जो है वो राजा बनते हैं दिल्ली के। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्होंने शादी करी नूरजहां के साथ, जो इनकी सबसे बड़ी गलती कह सकते हैं। ये नूरजहां के पीछे थे, नूरजहां से बहुत प्यार करते थे। और फाइनली यहाँ से क्या होता है कि सारी की सारी कमांड जो है वो नूरजहां टेक ओवर करती है। पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो नूरजहां के हाथ में थी। और जब उनके हाथ में थी, ये याद रखना, यहाँ पर उनके फादर यानी कि तब अगर नूरजहां के हाथ में थी तो जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी वो कहाँ से होगी? नूरजहां की फैमिली वाली होगी। तो नूरजहां ने अपने फैमिली वालों को, भाई, अपने फादर, इन सबको हायर मनसबदारी दी, हायर रैंक दिया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें इनके फादर का नाम था घियास बेग। ये घियास बेग याद रखना। और इसको टाइटल दिया इतमादुल्लाह का, इतमाद इतमाद उल्लाह का, ये याद रखना, इतमादुल्लाह का टाइटल इसको दिया। और इसका जो टूम्ब है वो आगरा में है। और इसका टूम्ब जो है वो वाइट सैंडस्टोन का बना है। तो जो पहला वाइट सैंडस्टोन का जो है टूम्ब या कोई इमारत बनी, तो दैट इज योर टूम्ब ऑफ घियास बेग। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ से कहानी अगर सुनाऊं तो उसमें ये है कि सारी की सारी सत्ता किसके हाथ में थी? नूरजहां के हाथ में। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अकबर का ये बेटा था जहांगीर, और ये जहांगीर जो है थर्ड सन था। ठीक है, ये याद रखना। और ओनली सर्वाइविंग सन, सिर्फ अकबर का एक यही बेटा जो है वो बचता है, बाकी सब मर जाते हैं। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी मदर का नाम था जोधाबाई। इंपॉर्टेंट है। इनके बहुत सारे बेटे भी हुए जहांगीर के। इनकी जो वाइफ थी इंपॉर्टेंट, वो नूरजहां ही है, जो हमें याद रखनी है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो ये, इनके जो बेटे थे उसमें एक तो खुशराव मिर्जा, एक इसका नाम याद रखना, और दूसरे नाम याद रखना शाहजहां का। शाहजहां जो नेक्स्ट जो है एम्परर बनता है। और खुशराव मिर्जा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अब इनका जो रिजाइन था पूरा का पूरा जहांगीर का, वो उतना इंप्रेसिव नहीं था जितना इसके फादर का था। ठीक है, बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन इसने किए, नो डाउट, कंसोलिडेट करने की कोशिश की इसने मुगल पावर को। ठीक है, एक्सपैंड भी किया मुगल एम्पायर को, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना अकबर का था। तो सबसे पहले इसका मालवा मेवाड़ के लिए कॉन्क्वेस्ट था, मेवाड़ को जो है उसने अटैक किया। तो यहाँ का जो राजा था उस टाइम पे, राणा अमर सिंह,
ये याद रखना, राणा अमर सिंह, ठीक है। वो जो है वो यहाँ पर क्या करता है, काफ़ी चैलेंज करता है इसको। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि एक साल की लड़ाई के बाद, मतलब ये जो 1615 में जो एक लड़ाई चलती है, एक साल भर रहती है, इसके बाद क्या करता है फाइनली, वो क्या करता है कि पीसफुली ट्रीटी साइन कर लेता है मुगल के साथ और मुगल सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करता है। तो मेवाड़ अंडर हो गया, मेवाड़ को कैप्चर कर लिया। देन उसके बाद डक्कन का कॉन्क्वेस्ट, यानी कि ये डक्कन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। डक्कन यानी कि हमारा साउथ इंडिया, जिसमें दक्कन में 3 सल्तनत थी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। ये 3 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट थे और इस पर नज़र थी जहांगीर की। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो जहांगीर जो क्या करते हैं, ठीक है, 1617 में क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं अहमदनगर को। बट लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन वो रेवेन्यू, इनके बीच में डील साइन होती है कि हम आपको साल में इतना पैसा पे कर देंगे, आप क्या कर दो, रिस्टोर कर दो। तो ये क्या करते हैं, रिस्टोर कर देते हैं दिल्ली, जो अहमदनगर की सल्तनत थी। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट है वो है कंधार का कॉन्क्वेस्ट। कंधार का कॉन्क्वेस्ट जो है वो 1622 में हो रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। कंधार प्रेजेंट टाइम पे जो अब आपका अफगानिस्तान में है। ये यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि जब कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं तो जो आपका नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर था उसको सिक्योर कर लेते हैं, प्रोटेक्टेड, वो सेफ रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें जहांगीर के टाइम पे, तो इन्होंने जो अकबर की लीगेसी थी उसको कंटिन्यू किया। इन्होंने इतने ज़्यादा मेजर्स नहीं किए एडमिनिस्ट्रेशन में, जो अकबर ने सूबेदारी सिस्टम जो चला रखा था, इन्होंने उसको ही जो है वो प्रमोट किया। अकबर ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं दो अस्पा शेयस्पा सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या करता है, यहाँ पर इस सिस्टम में क्या था कि सिलेक्टेड नॉबल्स, जो नॉबल्स थे, उन्हें जो है वो क्या है कि जो है वो ट्रूप्स को जो है वो मेंटेन करना था, मतलब वो मेंटेन कर सकते हैं ट्रूप्स को, और विदाउट रेजिंग देयर जाट रैंक, मतलब उनकी जो है जाट यानी कि जो उनके रैंक्स थे उनको मेंटेन रखा, उनको उतना ही रखा। और वो क्या कर सकते हैं, ट्रूप्स को उनको अलाउ किया कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रूप्स को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। वो भी किसको, जो वफादार जो थे उनके बहुत ज़्यादा। इसका मतलब क्या, अब देखो सबको अलाउ कर देते, फॉर एग्जांपल मुझे अलाउ कर दिया तो मैं क्या करता, मैंने अपनी आर्मी बना दी, मैं जहांगीर को ही मार देता, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता था। लेकिन इसने अलाउड सिर्फ उसको किया जो जहांगीर का बहुत ज़्यादा वफादार था। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू कलेक्शन में अगर हम बात करें तो ही इंट्रोड्यूस्ड टैक्स रिकॉर्ड्स। उसने टैक्स रिकॉर्ड्स को जो है वो बहुत जो है वो सिक्रेटनाइज किया बहुत सारे, और उसके बाद बहुत सारे मेजर्स भी जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए। प्लस साथ में उसने ये कहा कि जो करप्ट ऑफिशियल्स थे उनको जो है वो पनिशमेंट भी यहाँ पर थी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पनिशमेंट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, ये याद रखना, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स को इसने प्रमोट किया जहांगीर के टाइम पे, हमें जो है वो ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रमोट कैसे किया, थ्रू यूरोपियंस, यहाँ पर यूरोपियंस की पावर के थ्रू जो है वो उसने जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स को जो है वो राइज किया। इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको एक स्टोरी अभी सुनाता हूँ। पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर ने जो है वो लिबरल पॉलिसीज़ जो है वो फॉलो किए, जो अकबर ने फॉलो की थी। तो दैट मीन रिलीजियस टॉलरेंस था। जजिया को नहीं जो है वो इसने रिवाइव किया, जजिया को अबॉलिश ही रहने दिया। प्लस साथ में इसने न्यू टेम्पल्स भी बिल्डअप किए हैं, मथुरा, गोकुल, वृंदावन में इसने टेम्पल्स बनाए, जो हमें नहीं बताया जाता। तो ये याद रखना, देखो रिलीजियस टॉलरेंट भी था जहांगीर, और इसने क्या किया है, मथुरा, गोकुल, वृंदावन में यहाँ पर जो है टेम्पल्स भी बनाए हैं, ठीक है। तो मुगल्स ने टेम्पल रिस्ट्रिक्शंस एग्री की हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ कुछ अच्छे थे, उन्होंने टेम्पल्स भी बनाए हैं, ये याद रखना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसके टाइम पे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स होते हैं, दैट मीन्स ये कोशिश करता है कि क्या करें, एग्रीकल्चर को जब इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पर ये क्या करता है, फार्मर्स को अलाउ करता है टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन और शुगर केन को आप ग्रो करो। इसको पता चल जाता है गुजरात वाले रीजन को कब्जा करने के बाद कि गुजरात का रीजन जो है वो टमाटर के लिए नहीं फेमस है, गुजरात का रीजन कॉटन के लिए फेमस है, शुगर केन के लिए फेमस है। तो ये क्या कहता है कि ब्लैक सॉइल थी, तो उस ब्लैक सॉइल में कहता है कि आप ना कॉटन ग्रो करो, कॉटन और शुगर केन। तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर ही आता है। ट्रेडर्स और फार्मर्स को हेल्प करता है ये काफ़ी सारे। और ये करता है स्मॉल बिजनेस एनकरेज करता है, यानी कि क्राफ्टमैन, आर्टिशंस वगैरह, आर्टिस्ट वगैरह हो गए, इनको प्रमोट करता है। मार्केट सिस्टम को ये बहुत स्ट्रांग बनाता है, जिससे जो है वो क्या होता है, रिफॉर्म्स वगैरह इजी रहते हैं मार्केट सिस्टम में, इकोनॉमी में। अब हम चलते हैं जहांगीर के रिलेशन पुर्तगालियों के साथ। जहांगीर जो था कहीं ना कहीं पुर्तगालियों से परेशान था। हुआ यूं कि पुर्तगालीज जो थे शुरू में मुगल्स के दोस्त बन गए, लेकिन
इन्होंने दोस्ती तो कर ली, लेकिन पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया था, अगर हम इस तरह से बात करें, ये साउथ इंडिया को अगर हम बनाएं, तो ये वाले रीजन पे इन्होंने कब्जा कर लिया। इतना स्ट्रांग कंट्रोल था कि अगर मुगल्स को भी व्यापार करना है तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था पुर्तगालियों को। अब एम्परर टैक्स पे कर रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे चैलेंज आ गया थोड़ा बहुत। तो उससे क्या हुआ कि इनके जो है वो रिलेशंस खराब होने लग गए। यहाँ दूसरा फैक्टर आता है इंग्लिश। ये याद रखना, 1600 में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहुंच जाती है। जब वो पहुंच जाती है तो उसको चाहिए थी परमिशन फैक्ट्री लगाने की, कंपनी लगाने की। तो 1609 में, ठीक है, याद रखना, कैप्टन हॉकिंग्स जो है वो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं और जहांगीर से परमिशन मांगते हैं ट्रेड करने के लिए, कि सर हमें परमिशन दे दीजिए, हमें कंपनी लगानी है। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूछने वाला हूँ ये कैप्टन हॉकिंग्स का नाम। तो जहां पर जहांगीर कहते हैं कि ठीक है लगा लो, नो इशू। उसके बाद दूसरा, इंग्लिश इतने से खुश नहीं होते हैं। फिर उसके बाद 1615 में, ये याद रखना, 1615 में थॉमस रॉय, सर थॉमस रॉय, ये दूसरे पर्सनैलिटी है जो जाते हैं जहांगीर के कोर्ट में और परमिशन मांगते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ जहांगीर हो जाता है बीमार और जहांगीर को ठीक कर देते हैं एक इंग्लिश डॉक्टर। कहानी है ये, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। इन रिटर्न जहांगीर कहते हैं कि आप क्या करो, मुगल अंपायर में कहीं भी फैक्ट्री लगा सकते हो। और ये बहुत अच्छी परमिशन जो है वो मिल जाती है ब्रिटिशर्स को, और वो फाइनली क्या करते हैं कि कंपनीज लगाना जो है वो शुरू कर देते हैं। इन रिटर्न वो क्या करेंगे, एनुअली पेमेंट करेंगे। तो देखो, ट्रेड एंड कॉमर्स में जहांगीर ने क्या किया, कंपनी को यूज किया। मतलब क्या होगा कि कंपनी आपके खेत से सामान उठाकर ले जाएगी, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल खेतों से उठाया जाएगा। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए ईजी रहेगा। बट लेकिन लॉन्ग रन में उन्हें क्या पता था कि ये कंपनी जो है वो पॉलिटिकली भी टेक ओवर कर लेंगी। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सर कैप्टन, देखो, जॉन हॉकिंग्स और थॉमस रॉय, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। देन कल्चरल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना आपको एक सर इंपॉर्टेंट, आपने बोला कि मतलब थॉमस रॉय के साथ इनका क्या डील हुआ, एक बारी फिर बताएंगे आप? देखो सिंपल से समझो इसको, कैप्टन हॉकिंग्स और सर थॉमस रॉय। हम्म। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंग्स गए, ये पुर्तगालियों को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बैटल है, बैटल ऑफ ड्यू, छोटी सी एक बैटल है कैप्टन पैराडाइज के अंडर, वो मैं आपको पुर्तगालियों के साथ करवाऊंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कहानी है कि कैप्टन हॉकिंग्स जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं और परमिशन मांगते हैं कि सर कंपनी लगानी है, थोड़ी सी जगह दे दो। जहांगीर बोलते हैं कि ठीक है लगा लो। फिर उसके बाद, मतलब वो ये नहीं कहते कि मुगल अंपायर में लगानी है। देन उसके बाद ब्रिटिशर्स खुश नहीं थे उतने से, वो क्या करते हैं, अगेन 1615 में जाते हैं जहांगीर के कोर्ट में और कहते हैं कि सर उतने से काम नहीं बन रहा है, थोड़ी सी और परमिशन दे दो। और मीनवाइल एक इंग्लिश डॉक्टर भी होता है, वो जहांगीर को ठीक कर देता है, बीमार होते हैं जहांगीर। जहांगीर खुश होकर क्या कहते हैं कि आप जो हो मुगल अंपायर में कहीं भी कंपनी लगा लो, इन रिटर्न। अब ओके। यहाँ पर इंटरेस्ट थे, जहांगीर ने क्यों अलाउ किया, तो जहांगीर ने ये कहा, जहांगीर का मानना ये था कि एक तो कंपनी पैसा दे रही है साल का एक साथ, तो मतलब सूखा पैसा मिल रहा है, टेंशन कोई नहीं। दूसरा कि कंपनी जो थी वो रॉ मटेरियल चाहिए था कंपनी को, और रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, फार्मर्स के पास। तो कंपनी क्या करेगी, डायरेक्ट फार्मर्स के खेत से जो है वो रॉ मटेरियल उठाएगी। तो फार्मर्स को जो है वो मार्केट तक भी जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट की सुविधा उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये भी इंटरेस्ट था, ये याद रखना। क्लियर हो गया। हाँ जी सर। अब उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो होता है जहांगीर के टाइम पे आर्ट एंड कल्चर का। तो सबसे पहले जो पेपर में जो आ रखा है, जिस तरह का क्वेश्चन, वो आ रखा है पेंटिंग का। तो इसके पास जो पेंटर्स थे, उनमें याद रखना अबुल हसन और मंसूर, ये दो इंपॉर्टेंट जो है वो पेंटर्स, आर्टिस्ट, ये याद रखना। इससे पहले हमने दो अकबर और हुमायूं के पढ़ लिए, अब ये दो ये हो गए, ये पूछते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, ये याद रखना। अब्दुल हसन और दूसरा मंसर सुर। इससे पहले वाले दो का नाम क्या था, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। इससे पहले दो पेंटर्स थे, उनके नाम क्या रहे हैं। फैजल। नहीं। सर एक तो बाबर वाले थे।
बाबर वाले नहीं, सॉरी, पेंटर्स। हुमायूं, सॉरी, हुमायूं वाले थे मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अब्दुल समद, तो वो अकबर के टाइम पे भी वही रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद पेंटिंग्स में अगर मैं आपको बात बताऊं तो पेंटिंग्स ही याद रखना आपको, सिर्फ पेंटिंग्स, एक तो शालीमार गार्डन एट जो है वो लाहौर इसने बनाया, ठीक है, ये याद रखना। टूम्ब ऑफ जहांगीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ रखा है एचएस में कि 4 नाम थे वहां पर, तो जो जहांगीर का टूम था वो लाहौर में है। ये जो पेट्रा डोरा है इसको मैं आपको कल करवाऊंगा, ये याद रखना, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको पेंटिंग है, पेंटिंग हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा, जहांगीर का जो टूम्ब है वो लाहौर में है, ये याद रखना, और जितने टूम्ब अभी तक हमने पढ़ लिए वो सारे याद करना। देन उसके बाद शालीमार गार्डन, ये लाहौर का, ठीक है, साथ में फोटो ऐड कर दी गई है इसकी। उसके बाद यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है एक, वो है पोर्ट्रेट पेंटिंग का। अकबर के, जहांगीर के टाइम पे पोर्ट्रेट पेंटिंग शुरू होती है, मैंने इसमें लिख नहीं रखा है फ्लोरिश पेंटिंग, लेकिन ये याद रखना कि इंडिविजुअल पोर्ट्रेट बनने शुरू होते हैं, ये रहा पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो ये जो इंडिविजुअल पोर्ट्रेट का कंसेप्ट था, ये शुरुआत जो है वो इसकी औरंगजेब के, सॉरी, जहांगीर के टाइम पे हो रखी है, तो ये पूछा जाता है पेपर में। इंडिविजुअल पोर्ट्रेट बनने शुरू हुए थे जहांगीर के टाइम से, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो जहांगीर जो है वो खुद लिटरेचर, मतलब लिटरेचर में इंटरेस्टेड था, लिखने में काफ़ी इंटरेस्टेड था, तो जहांगीर नामा जो है वो इसने खुद लिखा है, ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद इसने एनकरेज किया राइटर्स को कि ट्रांसलेट करें जो संस्कृत का वर्क है उसको पर्शियन में। जहांगीर की जो डेथ है, ठीक है, जहांगीर की अगर हम डेथ की बात करें तो कश्मीर में जहांगीर की डेथ हो रखी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। और 58 ईयर्स की ओल्ड में उसकी डेथ हो रखी है जहांगीर की। और जहांगीर को सक्सीड किया है किसने, खुर्रम ने, ठीक है, ये याद रखना, पर्सनालिटी का नाम खुर्रम। इसको हम कल जो है वो कवर करेंगे, खुर्रम के आगे सारा कुछ है इसको पढ़ेंगे। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर महल वगैरह ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हो। बट लेकिन एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें याद रखना है सिर्फ और सिर्फ जो मेन मेन फैक्ट है। और इसमें साथ में मैंने जो है वो आपको कंक्लूजन भी बनाया है, मतलब बनाया मैंने नहीं है, मैंने तो उसको सिलेक्ट करके रखा है। और ये याद रखना, यहाँ से जो है वो आप कंक्लूड भी कर सकते हो उसको, तो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें याद रखना है कि जो गुरु अर्जन देव जी थे, ठीक है, उनके साथ कंट्रोवर्सी रही है जहांगीर की, और फाइनली जो है वो एग्जीक्यूट भी करते हैं गुरु अर्जन देव जी को, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सिक्स्थ गुरु थे, दीपावली वाली सेलिब्रेशन जो अगर हम बात करें तो उसमें भी ये फैक्टर आता है कि जो है वो जहांगीर की कैद से मुक्त होकर जो है वो गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे गुरु हर राय जी, गुरु हरगोविंद जी, सॉरी, सिक्स्थ गुरु। तो ये कंसेप्ट भी है यहाँ पर, तो ये याद रखना, इसको हम कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम जो है वो कल यहाँ से जो है वो आपका, एक तो इसके बाद शाहजहाँ को पढ़ेंगे, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब को पढ़ेंगे, और फिर फाइनली यहाँ से जो आपका जो है वो लेटर मुगल्स, तो बहुत ईजी है, वो बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे, उसमें इतनी कहानियाँ नहीं है पढ़ने को, डायरेक्ट नाम पढ़ने हैं। सो दिस इज़ अबाउट द क्लास।